हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक मेटकर ई सहपाठी लर्निंग यूट्यूब चैनल से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड का क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपको पता ही होगा कि इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और जो मेन टॉपिक्स वो मैंने कवर किया था, और सेकेंड वाला जो वीडियो था उसमें इसी चैप्टर के पेज नंबर 1, 2 और 3 पर जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर किया था और उसको एक्सप्लेन करके आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की थी। तो चलिए, आज हम पेज नंबर 3 पर जो एक छोटा सा एक हमारा टॉपिक रह गया था उसे कवर करेंगे, और आगे वाले पेजेस को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी चैप्टर नंबर 1 का जो पेज नंबर 3 है बुक का, वो निकाल लीजिए। पेज नंबर 3 पे आपको सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है होए, ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्लाव को कवर किया था। आपने यदि अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के पहले 2 वीडियोस जो पहले वाले हैं उनको आप देखें, वो आप समझकर फिर आप 3 पर आए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? होए, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। ये जो है एक प्रकार का टूल है, औजार है। ये कैसे दिखता है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ये फिगर 1.1 की बी है जो कि पेज नंबर 4 पर है। इस तरह का ये पूरा मेटल का बना हुआ होता है। यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। इसको वीड्स को रिमूव करने के लिए और जो सॉइल होती है उसको लूजनिंग करने के लिए यूज में किया जाता है। अब ये वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आपको पता ही है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो मेन क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। ठीक है, तो उन्हें ये निकालने का काम भी करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी जो होती है एक लंबी डंडी होती है, रॉड होता है, जिस तरह से प्लाव होता है उसका शाफ्ट जो होती है उसी तरह से वो या तो मजबूत वाली लकड़ी से बनी हुई होती है या स्टील या लोहे की बनी हुई होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। देखिए, ये जो होए हैं यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है आप फिगर में देखिए 1.1 की, ये जो होता है ये एक ब्लेड है पूरा का, जो कि बना हुआ होता है फ्लैट और आयरन का बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये वाला एक ब्लेड होता है जो मिट्टी को साथ ही साथ खींचने का, उसे धकेलने का और उसको नीचे से ऊपर लाने का भी काम करता है, और वीड्स जो होती हैं उनको निकालने का काम भी करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी प्लाव की तरह एनिमल्स के जरिए ही इसको खेत में यूज किया जाता है, खींचा जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला हम कर लेते हैं, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होते हैं? कल्टीवेटर, नाउ अडेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आज का जो मॉडर्न समय है, ठीक, इस मॉडर्न समय में हम ट्रैक्टर्स का खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों ने शायद ट्रैक्टर्स देखे हैं और खेतों में भी काम करते हुए आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे एक अटैचमेंट के लिए जगह होती है जहाँ पे अलग अलग खेती से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, चाहे वो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हो प्लॉइंग हो, लेवलिंग हो, अलग अलग तरह के जो टूल्स होते हैं वो वहाँ पर अटैच किए जाते हैं। ट्रैक्टर के जरिए हम लोग आजकल खेती करते हैं, यानी किसान लोग खेती करते हैं। पहले के ज़माने में बैल या जो एनिमल्स होते का यूज़ किया जाता था, उसमें समय ज़्यादा लगता था। लेकिन आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में ट्रैक्टर से हम खेती को जल्दी से कम समय में तैयार कर सकते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ये जो कल्टीवेटर होता है ट्रैक्टर के साथ में यूज़ किया वाला, इसके साथ में हम बचा सकते हैं क्या? हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर हमें लगते थे, लेबर्स लगती थी खेतों में, अब वो 10 या 15 या 20, 25, 50 लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती है। उन सभी की जगह पे एक सिंपल ट्रैक्टर और जो ड्राइवर होता है ट्रैक्टर को चलाने वाला और जो पीछे टूल्स होते हैं, इनकी हेल्प से
हम 50 लोगों का काम या उससे ज़्यादा लोगों का काम ट्रैक्टर में एक ही दिन में कम समय पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, सेव करता है टाइम को भी, कि जो ट्रैक्टर होता है वो कम समय में बहुत बड़े फील्ड को कवर करके उसको आप प्लाइंग भी कर सकता है और सभी तरह के काम भी वो, यही काम करने के लिए पहले बहुत सारा समय लगता था। अब फिगर 1.1 सी आप देखिए, यहाँ पे ये ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं 1.4 में, सोइंग दिया है, जो कि यहाँ पर हमारी सेकेंड वाली एक्टिविटी है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम सेकेंड वाला जो है टॉपिक देखेंगे। सोविंग इज an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. सोविंग के लिए क्या होता है कि जब हम ज़मीन को रेडी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें सोविंग करनी होती है। सोविंग करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि सोविंग जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि हमें जो भी फसल या क्रॉप प्रोडक्शन करना है खेत में, तो हमें उस क्रॉप से रिलेटेड जो सीड होती है, जो कि हाई क्वालिटी की, अच्छी वाली और ज़्यादा उत्पादन दे सके, हाई यील्ड वाली जो बीज होती है, वो सिलेक्ट करना के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिया है कि बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी, clean and healthy seeds of good variety are selected. ये क्यों सिलेक्ट की जाती है? ताकि जो किसान है, जो फार्मर है, अपने खेतों में जिस चीज़ को वो बोना चाहता है या कल्टीवेट करना चाहता है, फसल उगाना चाहता है, वो फसल अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो, उसके ऊपर बीमारियां, कीट पतंगे वो ना हो, और जो सीड्स वो डाल रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सीड्स हैं उनमें वे जर्मिनेट हो और उनमें से पौधे निकले। वरना कई बार क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो लोअर क्वालिटी की जो सीड्स होती है, मान के चलिए कि आपने तो लोअर क्वालिटी की सीड्स आपने ज़मीन में अलग अलग डिस्टेंस पे आपने बो दी, तो उन 100 अलग अलग बीजों में से जो जर्मिनेशन हुआ है वो सिर्फ 5 या 10 सीड्स पर हुआ है। बाकी सीड जो है वो वेस्ट हो गई या डैमेज हो गई, या वो उस तरह की नहीं थी जो जर्मिनेट हो पाई। तो इससे नुकसान किसका होता है? होता है अल्टीमेटली इसका असर क्रॉप प्रोडक्शन पर होता है। प्रोडक्शन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक खेती जो होती है वो एक बार बीज बो दिया तो दोबारा से फिर बाद में रिपीट उसके लिए चांस नहीं मिलता, फिर उसको नेक्स्ट सीजन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा उस वाले क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हेल्दी सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी सिलेक्ट करनी होती है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो किसान होते हैं वो आम तौर पे प्रेफर करते हैं, यानी वो उस चीज़ को ज़्यादा उस और ध्यान देते हैं, या उन्हीं बीजों को वो लेते हैं जिनसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा फसलें उगती, ज़्यादा उसके अंदर यील्ड होता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब ये जो सीड्स होते हैं, एक फार्मर किस तरह से सिलेक्ट करें कि ये अच्छी क्वालिटी की सीड्स हैं, इसमें ज़्यादा जो होगा ज़्यादा जो यील्ड होगी वो होगी कि नहीं होगी, क्रॉप प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कहीं फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। कई सारे के इसमें ये प्रैक्टिसेस होती है, वो अपन देख लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से पहेली के पास आ जाते हैं। पहेली कुछ बोलना चाहती है, देख लेते हैं डायलॉग बॉक्स में क्या कहना चाह रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम gram seeds in vessels and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. पहली ये कहना चाह रही है कि एक दिन उसने देखा कि उसकी मदर यानी उसकी माँ ग्राम यानी चने के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको एक बर्तन में ले रही है, वेसल यानी बर्तन, एंड पोर यानी डालना, सम वाटर, उसमें कुछ उन्होंने पानी डाला, ऑन देम उन सभी के ऊपर। आफ्टर फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स के बाद में, सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट यानी तैरना, तो वो जो पूरी की पूरी सीड्स थी उनमें से कुछ सीड्स पानी के साथ में ऊपर आ गई और वो फ्लोट करने लगी, और बाकी की सब नीचे रही ऑन टॉप। आई वंडर कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वाई सम कि क्यों कुछ सीड्स बीज फ्लोट हुए ऑन वाटर, कि पानी पर कुछ
सीड्स फ्लोट क्यों हुए, मुझे ये देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ, वंडर हुआ। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ है हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर दिया है पेज नंबर 4 पर एक्टिविटी दी है 1.1। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. इसमें हमें एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है कि टेक अ बीकर। अब यहाँ पे बीकर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे लेबोरेटरी में, तो जो बीकर्स होते हैं वो कांच के एक ऐसे गोल आकार का कांच का एक ये बर्तन होता है। ठीक है, के ऊपर कुछ तो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, तो इस तरह का बीकर होता है। ये भी होता है। ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब तो देखी होगी जो इस तरह की होती, टेस्ट ट्यूब्स। ओके, तो ये बीकर होता है जो बड़ा और चौड़ा होता है। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ, और उसको कितना करो आप, हाफ भर लो, पानी से कितना कर लीजिए, हाफ भर लीजिए। विथ वाटर पुट अ हैंडफुल, हैंडफुल यानी क्या कि मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भरकर, ऑफ व्हीट सीड्स, व्हीट यानी गेहूं, गेहूं के बीज लीजिए और उसमें डाल दीजिए। स्टर, स्टर यानी हिलाना या घुमाना। वेल, वेल यानी अच्छे से। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए आप रुकिए। तो यहाँ पे अब आगे क्या दिया है ये तो नहीं बताया गया है, बस आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है। हो सकता है कि आगे हमें कुछ यहाँ पे नेक्स्ट जब वो करें उसमें हमें क्लू मिल जाए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. अब आपने बीकर में तो ग्राम के सीड्स को डाल दिए हैं, उसको अच्छे से स्टर भी कर दिया है, कुछ देर आपने उसको ऐसे ही साइड पे रख दिया, साइड में रख दिया, और आप उसको अब क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आपने उसको एक देखा कि अब आप उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ चेंज होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसमें कुछ सीड्स पानी के ऊपर तैरने लगी है या नहीं। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, और वो जो सीड्स हैं वो जो पानी की सतह पर तैर रही थी, क्या वो लाइटर यानी हल्के हैं वजन में उनके मुकाबले, हेवियर दैन कि उनके मुकाबले जो पानी में सिंक है। ओके, और वो हेवियर हैं जो सिंक हो गए वो, और जो तैर रहे हैं वो उनके मुकाबले क्या वो हल्के हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, और वे क्यों हल्के हैं, जो तैर रहे थे सीड्स उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आइए। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थर्स लाइटर। डैमेज सीड, जो सीड्स खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, वे सीड्स बन जाते हैं कैसे, हॉलो, अंदर से खोखले बन जाते हैं, या तो उनके अंदर कोई कीड़े वगैरह होंगे या किसी दूसरे कारण से। ठीक है, अंदर से वो पूरे खाली हो जाते हैं, इसलिए थर्स उनका जो वजन होता है वो कम होता है, इसलिए वे लाइटर हो जाते। देयरफॉर, इसलिए दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वे पानी पर तैरते हैं। तो यहाँ पर आपको गिव रीजन में या एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि वाई सीड्स फ्लो वाटर, तो आपको यही लिखना है कि डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, इससे भी आप लिख सकते हो इसका आंसर, या सेकंड तरीके से आप यदि लिखना चाहे कि डैमेज सीड्स फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज डैमेज सीड्स बिकम हॉलो and they are lighter than the other seeds, therefore they float on the water। ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम यहाँ पर। This is a good method for separating goods healthy seeds from the damaged one। ये जो तरीका है जैसे आपने बीकर में उसको किया, तो किसान भी इस तरह से ही करते हैं कि वो किसी भी सीड्स को बोने के पहले पानी में डालते हैं, कुछ देर पानी में रखते हैं, और जो ऊपर पानी की सतह पे तैरते हैं तो उसको अलग निकाल के फेंक देते हैं, वे किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, और जो पानी में डूबे हुए होते हैं उनको फिर
थोड़ी देर के बाद निकाल कर या पोंछ कर गीले सूखे कपड़े से फिर रख के फिर वो सीडिंग करते हैं उसको। बिफोर sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. फिगर 1.2 ए एंड बी। अब फिगर आप 1.2 ए और बी आप देखिए। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए ये 1.2 फिगर ए है, इसमें नीचे लिखा है ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग। आपने पता है कि दो बैल हैं, एक ये यहाँ पे प्लॉइंग है, ठीक है, और दो लोग यहाँ पर उसका यूज़ कर रहे हैं, एनिमल ड्राइव कर रहा है, ठीक है। और ये जो है सेकेंड वाला हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिगर 1.2 बी सीड ड्रिल। ये एक टूल होता है जो कि मॉडर्न टूल है। इस मॉडर्न टूल के सहारे आजकल सीडिंग की जाती है, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे किस तरह से होते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब क्या होता है? पारंपरिक औजार। पारंपरिक औजार से मतलब ये निकलता है कि ये जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स हमारे इंडिया में खेती में कई सालों से, ठीक है, या तो हम उसको बोल सकते हैं हज़ारों सालों से, ठीक है, ये एक इसी तरह के टूल्स सब दूर यूज़ किए जा रहे हैं। इसको इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी टूल्स का यूज़ करते आ रहे हैं और इसी से मिलते जुलते या इसके जैसे दिखने वाले टूल्स जो होते हैं उन कामों के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। The tools used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel, figure 1.2a। अब ये जो टूल्स है ट्रेडिशनली हम इसको बुआई के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एक छोटा सा एक ये बना हुआ है, ये एक अलग से इसमें अटैचमेंट किया होता है, ये वाला, ये फनेल वाला शेप है। फनेल का सा कैसा होता है? फनेल यानी ये ऐसा होता है, ठीक है। आप जब प्रयोगशाला में जाएं, लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि फनेल क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ये फनेल वाला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बीजों को डाला जाता है और ये एक अलग लंबा सा पाइप नीचे जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, और ये एक एक करके बीज को थोड़ी थोड़ी दूर पे, हर एक कदम पे चलते चलते एक एक कदम पर वो बीज को उस लाइन में छोड़ते जाता है। इसके लिए ये ट्रेडिशनल टूल्स में हमें यहाँ पर ये लगा हुआ है, प्लॉइंग लगा हुआ है, इसी में उन्होंने अटैच किया है, ठीक है। ये दो बैल हैं यहाँ पे। हमें पता है कि प्लॉइंग को यूज़ करने के लिए उसका एक हैंडल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो किसान होता है उसको वो पकड़ के चलना होता है, तो एक हाथ से वो इन एनिमल्स को ड्राइव करता है, उनको चारा करता है रस्सी से या लकड़ी से, और दूसरे हाथ से वो प्लाव को पकड़ता है। तो ऐसे में सीड को डालने के लिए एक थर्ड पर्सन की भी आवश्यकता पड़ती है, जो अपने पास में एक ये थैला होता है, उस थैले में सीड्स भरी हुई होती हैं, और उसमें से हाथ डाल के निकाल निकाल के वो यहाँ पे मुट्ठी में भर के एक एक बीज को इसमें डालते जाता है, और वो इसके साथ में साथ साथ चलते जाता है। द सीड्स are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having a sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब ये जो होती है हैंड ड्रिवन, तो ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं, इसमें आप देखें कि इस पिक्चर में हमें एक ही पाइप या फनेल में लगा हुआ दिया गया है, एक ही पाइप दिया गया। देखिए ये एक ही पाइप दिया है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक और पाइप हो सकता है, और इधर से भी एक और पाइप हो सकता है, ठीक है, ये तीसरा पाइप हो सकता है। तो एक से ज़्यादा पाइप भी अटैच इसमें होते हैं। तो ये जो बीजों को डालने वाला है, ये बराबर बराबर एक एक करके एक्सपर्ट होता है, उन्हें आदत हो जाती है, तो वो डालते जाता है। तो इसके साथ में क्या होता है कि हम एक बार में 3 रो में सीड को यहाँ पे सोविंग कर सकते हैं। और इसका जो ये एंड होता है, ये ज़मीन के अंदर इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। और ताकि ये यहाँ पे बीज डाले, तो ये बीज यहाँ पे ये गिर जाए, ये इधर से गिर जाए, ये आगे बढ़ जाए, ठीक है, इस तरह से ये होते रहता है। सभी के ये जो होते हैं एंड में यहाँ पे एक अलग से होता है, पीछे की तरफ होता है, अपोजिट साइड में ये मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह न जा पाए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है अब यहाँ पर। चलिए पेज नंबर अब आप आ जाइए 5 नंबर पे। अब यहाँ पे ये हमने पिक्चर देखा था 1.2 का सीड ड्रिल वाला,
आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पे। इसके नीचे क्या लिखा है इसको हम पढ़ने की कोशिश कर लेते। सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill that is in figure 1.2b is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill save time and labor. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या लिखा है, हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि नाउ अ डेज, कि आजकल के दिनों में, नाउ अ डेज यानी आजकल, द सीड्स ड्रिल फिगर नंबर 1.2 बी में दिया है, इज यूज फॉर सोइंग, कि इसका यूज किया जाता है सोइंग के लिए, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में इसको पीछे अटैच किया जाता है, तो उसके सहारे यहाँ पर होता है। तो इसमें कोई थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर बॉक्स है इसमें सीड्स को डाल दिया जाता है, इसमें बहुत सारी सीड्स आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अलग अलग ये येलो कलर के आपको पाइप्स दिख रहे हैं। तो ये पाइप जो होते हैं, इनमें से सीडिंग, यहाँ पे एक लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, लेवर और लॉक सिस्टम होता है, जो हर बार में यहाँ पे घूमते घूमते, देखिए ये चक्का जो होता है, ये पूरा चक्का, इसमें एक ये दांतें लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे जैसे घूमेगा तो वैसे वैसे यहाँ से एक जो होगी सीड को अंदर पाइप में जाने के लिए लॉक खुलता जाएगा सभी के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, ओके। और यहाँ पर देखिए ये नुकीला है, तो यहाँ पे वो सीड को डालते जाता है, ओके। साथ में इसमें और एक चीज़ ये भी होती है कि इससे एक काम और होता है कि जैसे आपने यहाँ पे सीड को बो दिया, ठीक है, तो जो मिट्टी होती है अगल बगल में पड़ी वाली, वो ये सीड ड्रिल उस मिट्टी को इस बीज के ऊपर डालते चलता है, यानी ढकेलते चलता है, तो वो कवर होते जाती है। कवर होने से क्या होता है कि ये जो बीजें होते हैं, ये खुले में पड़ी नहीं रहेगी, ये ज़मीन में अंदर दफन हो जाएगी, अंदर पूरी तरह से कवर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं या अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इन बीज को नहीं खा सकते, ये खुले में नहीं पड़ी रहेगी। क्योंकि इस तरह का जो हम यूज़ करते हैं, ये हैंड ड्रिनल वाला ट्रेडिशनल टूल्स, इसमें हमें मिट्टी को अलग से कवर भी करते हुए चलना पड़ता है, पर इसमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि समय बचता है और बड़ा सा काम जो होता है, काफ़ी बड़े खेत का काम जल्दी से निपट जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली यानी क्या होता है कि बराबर एक ही डिस्टेंस पर, एक ही चौड़ाई पर, एक ही साथ में, पूरी एक के साथ में अलग अलग लाइनों में एक साथ, यूनिफॉर्मली, एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस यानी क्या, एक बराबर डिस्टेंस पर, अंतर में। एंड डेप्थ। डेप्थ यानी क्या कि जमीन में कितनी गहराई पर हमें इसको डालना है, ठीक है। ये ऊपर का टॉप पोर्शन है, तो जमीन में कितनी गहराई पे वो सीड को हमें बोना है, ये भी डेप्थ वो डिसाइड करता है। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है सीड्स का, ये इतना जमीन के अंदर धस कर चलता है। तो इतना वाला जो पार्ट होता है, ये नीचे ज़मीन के अंदर होता है, तो ये ज़मीन में इतना छोड़ देता है। ये एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेवर्स होते हैं, इसके पीछे और भी कुछ ऐसे अटैचमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो इसको ऑपरेट करने में ईजी है इसमें, या इसको असेंबल करने में, या इसको फंक्शन करने में, कि किस तरह से ये करना है, सीड्स कितनी नीचे जाए, कितनी सीड्स यहाँ पर जाए, कितने रोज के लिए इसको असेंबल करना है, ये सब कुछ यहाँ पे एक बटन्स के जरिए, लेवर्स के जरिए हम सेट कर सकते हैं, या किसान जो है वो सेट कर सकता है। इट एंश्योर। एंश्योर का मतलब क्या होता है कि ये सुनिश्चित करता है दैट सीड्स गेट कवर्ड, कि जो सीड्स होती हैं वो कवर्ड हो जाए बाय द सॉइल्स, मिट्टी से, आफ्टर सोइंग। कि बीज जैसे ही बो दिया, तो उस बोने के साथ साथ उसके बाद लगातार तुरंत ही जो सीड होती है वो सॉइल के साथ कवर हो जाए, ये भी वो इंश्योर करता है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो ये सुनिश्चित करता है, ये बचाता है, किसको बचाता है, सीड्स को, किससे, बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं वो सीड्स खा न जाए, उससे भी इन जो बीज होते हैं उनका बचाव करता है, प्रोटेक्शन करता है। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। ये जो सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल का यूज़ करके, आजकल मॉडर्न टूल्स का यूज़ करके हम लेबर्स और टाइम को बचा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बुजो यहाँ पर आए हैं फिर से, बुजो क्या कहना चाह रहे हैं डायलॉग्स बॉक्स में हम देख लेते हैं।
There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why they kept like this? बुजो ये कहना चाह रहा है कि बुजो के स्कूल के पास में एक नर्सरी है। नर्सरी क्या होती है आपको पता है? नर्सरी वो होती है जहाँ पे पौधे हम खरीद कर लाते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं आजकल वो, या फ्रूट्स के प्लांट्स, हम वहाँ से उनको खरीद कर लाकर गमले में वहाँ पर रखे होते हैं, या बैग्स में, ब्लैक कलर की बैग्स होती है, या आजकल नई बैग्स आ रही है, बायो बैग्स आ रही है, उसमें उनको रखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो गमले में, नर्सरी में पौधे होते हैं। नियर माई स्कूल, उसके स्कूल के पास है। आई फाउंड, से दिखा या उसे ऐसा लगा या उसने देखा, दैट लिटिल प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वेयर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, जो छोटे बैग्स में लगे हुए हैं या रखे हुए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उनको छोटे छोटे बैग्स में क्यों रखा गया है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पहली इसका शायद आंसर देने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने डायलॉग्स बॉक्स में इसका शायद आंसर दिया है, पढ़ लेते हैं। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. पहली जो है इसका आंसर देने की कोशिश कर रही है बुजो को। कहना ये चाह रही है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, की कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, सच एज पैडी, पैडी यानी हमने देखा था कि चावल, चावल का पौधा यहाँ पे, आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, कि चावल के जो, धान के जो पौधे होते हैं उनको डायरेक्ट खेतों में नहीं डाला जाता, उनके जो बीज होते हैं वो डायरेक्ट खेतों में नहीं उगाते हैं, उसको खेत में प्लांट करने से पहले उसको अलग से छोटी जगह पे, ठीक है, उनको जो की नर्सरी होती है वहाँ पे उनको एक छोटे से ट्रे में या छोटे से बैग में उसको वहाँ पर डालकर उगाया जाता है। ठीक है, देन दे ग्रो इन टू सीडलिंग्स, वे वहाँ पे जब उनको नर्सरी में बोए जाते हैं तो वहाँ पर उनके छोटे छोटे पौधे यहाँ पर बनते हैं, तो उन पौधों को बोलते हैं सीडलिंग्स। ठीक है, तो वे ग्रो कर जाते हैं सीडलिंग्स में, और वे सीडलिंग्स जो होते हैं दे आर ट्रांसप्लांटेड, वे सीडलिंग्स को फिर वहाँ से लेकर, ठीक है, निकाल कर फिर वो खेतों में, इन द फील्ड मैनुअली, मैनुअली यानी क्या, अपने हाथों से एक एक करके अपने हाथों से खेत में फिर उन प्लांट्स को, पौधों को, जो सीडलिंग्स होते हैं उनको लगाया जाता है। आजकल ट्रैक्टर के जैसी छोटी मशीन्स भी आती है जो कि ये मैनुअल का काम ना करके वो मशीनों के जरिए भी इन पैडीज की बुआई खेतों में कर लेती, नर्सरी वाले सीडलिंग्स होते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स यानी क्या, जो जंगलों में प्लांट्स होते हैं वो वाले पौधे। ठीक है, जंगल में कौन कौन से प्लांट्स आपको मिलते हैं वो आपको पता है, बिग ट्रीज होते हैं जो फ्रूट्स के होते हैं, जंगली फल होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ पे मिलते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, और फूलों के पौधे, ठीक है, आर अल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, उनको भी नर्सरी में उगाया जाता है। या तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी कलम की जाती है, ठीक है, एक लकड़ी, उनकी जो स्टेम होती है उसको काट के, या इसका जो ब्रांचेस होती है काट के फिर उसको बैग में डाल के फिर ग्रो करते हैं तो उसमें पत्तियाँ उगती है। फिर जो फ्लावर फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं उनके बीजों से कटिंग की जाती है, कटिंग शूटिंग भी की जाती है, बडिंग भी की जाती है। तो ऐसे नई नई जो टेक्निक्स होती हैं उनके सहारे नर्सरी में इजीली यहाँ पर ये प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखने की कोशिश करते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि जो सीड्स हम ज़मीन में बो रहे हैं, मान के चलिए कि ये मैंने एक ही ज़मीन पे ढेर सारी ये सीड्स यहाँ पर एक ही जगह पे डाल दी, ये भी मैंने एक ही जगह पे डाल दी। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको वाटरिंग करेंगे, पानी करेंगे, तो इसमें से ढेर सारे पौधे तो निकलेंगे, लेकिन वो पौधे क्या होंगे, एक ही जगह पे ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, गर्दी हो जाएगी, इनकी क्राउडिंग हो जाएगी। क्राउडिंग होने से क्या होगा कि इनके अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, इनकी जो जड़ें हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे और सब एक दूसरे का यहाँ पे भोजन आपस में खुद को सर्वाइव करने के लिए लेने की कोशिश करेंगे।
तो इससे क्या होगा कि ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन है ये उस बेटर क्वालिटी पे नहीं जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। इसके पत्ते छोटे हो जाएंगे, जो फ्रूट्स इसमें लगेंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे, ठीक है, या इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो कई सारी इसमें समस्याएं आ जाएगी। इसलिए खेतों में क्या होता है, जैसे ये खेत में हमने लाइन बो दिया, यहाँ पे मैंने एक ये डिस्टेंस पे एक बीज को बो दिया, एक यहाँ पे बो दिया, एक इधर भी, एक इधर भी, तो एक इधर भी। तो प्रॉपर जो डिस्टेंस होता है इक्वल डिस्टेंस पे यदि मैं करूँगा तो ये जो प्लांट्स हो गए इनको भी प्रॉपर जगह मिलेगी, ये ठीक से खुद को सर्वाइव कर पाएंगे और अपने ग्रो कर पाएंगे, बड़े बड़े हो पाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ पाएंगे। तो इनकी जो प्लांट्स की जो हेल्थ होगी वो काफ़ी बढ़िया होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएंगे सभी के सभी, ठीक है। तो यही है कि हमें जो सीड्स होती हैं खेतों में उनको बराबर अप्रोप्रिएट, यानी क्या है कि सही जगह पे उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, कि दो सीड्स जो होती हैं इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस लिया है, सब एक एक बराबर डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे इसको डायग्राम में शो करने की कोशिश की। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग यानी क्या कि बहुत सारा जमावड़ा, काफ़ी सारी गर्दी। तो देखिए यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, सब पास पास में एक जैसे घास जैसे उगे हुए हैं पौधे, लेकिन यहाँ पे सब बराबर एक एक करके अलग अलग पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, ठीक है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट, this allow to plants get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At time, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब ये प्रॉपर डिस्टेंस में सीड को बोना क्यों ज़रूरी है, और यदि हम सबकी सब सीड्स एक जगह पे ओवरक्राउडिंग कर दी तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे 3 रीज़न दिए गए हैं कि उनको प्रॉपर सनलाइट जो है वो नहीं मिल पाएगा। सनलाइट, हमें पता है कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिनों तक, जो फूड प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट्स यानी क्या कि ज़मीन के अंदर से जो जड़ें पानी सोखती है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स आता है, और जो अलग से मैन्योर और खाद फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं वो आता है, एंड वाटर और पानी। ये 3 चीज़ें जो होती है सीड्स को नहीं मिल पाएगी। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी, और यदि ऐसा होता है तो हमें कई बार उन जो ढेर सारे पौधे उनमें से कुछ प्लांट्स को निकालना पड़ता है टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग न हो पाए इसलिए हमें कुछ प्लांट्स को निकालना पड़ता है। एक आपको क्वेश्चंस आ सकता है, व्हाई डू वी रिमूव प्लांट्स एंड ओवर क्राउडिंग। तो आपको ये सारी की सारी लिखना है, वी रिमूव प्लांट्स टू prevent overcrowding because in overcrowding the plants not get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Okay, ये आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अब 1.5 पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर बेसिक प्रैक्टिस जो एग्रीकल्चर की थर्ड वाली कैटेगरी, थर्ड वाली जो प्रैक्टिस है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और फर्टिलाइजर्स को हमें यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. इस डेफिनेशन यहाँ पर दी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ या चीज़ें, ऐसे पदार्थ विच जो आर एडेड, जिनको डाला जाता है, टू द सॉइल, जो कि मिट्टी में डाला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, या पोषक तत्वों के हिसाब से ऐसे सब्सटेंसेस, तत्व या ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में डाले जाते हैं फॉर, के लिए, द हेल्दी ग्रोथ, जो हेल्दी ग्रोथ है किसकी, प्लांट्स की, पौधों की हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में ऐसे पौधे जो डाले जाते हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैन्यूअर और फर्टिलाइजर्स। हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम इस तरह के कुछ आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चे होते हैं जनरली वो पाउडर दूध में घोल के उनके मदर या फादर उनको देते हैं।
पाउडर्स में क्या होता है, प्रोटीन पाउडर होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होता है और अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बच्चों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हेल्दी बने रहने के लिए, ताकि उन पे बीमारी का असर ना हो। ठीक है, क्लाइमेट का असर ना हो, वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए और हेल्दी में अपना जो होता है, जो यील्ड प्रोडक्शन है, वो एक किसान को मिल पाए। इसलिए यहाँ पे ये डालने भी ज़रूरी है। फिर से हम बुजो के पास आ जाते हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप growing in farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? बुजो ने एक देखा है, क्या देखा है यहाँ पे, आई सॉ कि मैंने देखा, हेल्दी क्रॉप्स कि मैंने काफ़ी बढ़िया अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स देखे, ग्रोविंग इन फार्म खेत में जो कि उगे हुए थे, इन द नेबरिंग फार्म लेकिन पड़ोस में ही एक जो दूसरा फार्म यानी खेत था, द प्लांट्स वेयर वीक। आज पे जो सेम काइंड के जो प्लांट्स मैंने देखे थे हेल्दी वाले, उसी टाइप के जो प्लांट्स है, सेम फसल दूसरे पड़ोसी के खेत में भी थे, लेकिन वो उतने बड़े नहीं थे, अच्छे नहीं थे, वो पेल लग रहे थे, डल लग रहे थे, उनके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं था, ज़्यादा या फ्लावर्स भी नहीं थे, तो वो देखने में ही अजीब से लग रहे थे। तो कह सकते हैं कि वो वीक थे। जिस तरह से आप कभी बीमार होते हैं तो कोई आपको यदि देखे तो वो समझ जाता है, वो पूछता है कि आप बीमार हो या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हो गया। तो जब आपको देखकर इंसान पहचान जाता है, तो इसी तरह से हम प्लांट्स को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट्स वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस बुजो के साथ में यही हुआ है कि उसने दोनों प्लांट, दो जगह पे प्लांट देखे, एक में काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे थे और दूसरे में वही प्लांट अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, वीक लग रहा था। तो उसने क्वेश्चन अपने मन में आया कि वाई डू सेम सम प्लांट्स, कि क्यों उनमें से कुछ पौधे ग्रो बेटर, कि उनमें से कुछ पौधे या सम प्लांट्स है जो अच्छे ग्रो कर पाए दैन अदर, और उनमें से कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल जिसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मान के चलिए कि ये एक पौधा है, ठीक है, ओके, इसी के बीच में यहाँ पर एक ये पौधा है सेम क्वालिटी का, मान के चलिए कि गेहूं के पौधे, ठीक है, ये है, ये भी ऐसे हैं। अब ये जो तीनों की तीनों जो बीज है खेत में, एक साथ इनको ग्रो किया गया, एक साथ डाला गया, वो एक साथ हुई है, पानी और सब पूरी सारी की सारी कंडीशन सभी को, खेत मैन्योर होते हैं, फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ, जो चीज़ें हैं, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, सब बराबर सबको एक साथ दिया गया। लेकिन ये प्लांट जो है ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, और ये प्लांट जो है एक और एग्जांपल में हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो दो प्लांट है ये हेल्दी लग रहे हैं और ये हेल्दी नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो इससे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो माइट बी पॉसिबल, पहला कि इनके जो बीज हों वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के ना हो, ठीक है, उनको सेपरेट नहीं किया गया हो, या तो इनको पानी और इनको दूसरी चीज़ें अच्छे समय पे मिल रही हो, वो नहीं मिल पा रही हो, या तो इनको फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और जो दूसरी चीज़ें होती है, मिनरल्स, वो इनको प्रॉपर मात्रा में मिल रहा हो, यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या यहाँ पर दिया गया है। सॉइल सप्लाइज soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crops after crop in a same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, बताया गया है कि सम जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, हमें पता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो जो सॉइल होती है वो सप्लाई करती है, देती है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, किसको, टू द क्रॉप प्लांट्स। खेत की जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो मिनरल्स क्या होते हैं, हमें पता है डेड डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उनके भी रिलीज हुए वाले मिनरल्स, बैक्टीरिया, ठीक है, अर्थवर्म का, और फिर हम मैन्योर और वो भी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, तो उन सब का क्या होता है कि मिट्टी खुल जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स, की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आर इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए ये जो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं इन सर्टन एरियाज, कुछ जगह में, ठीक है। फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। इन सर्टन एरियाज, कुछ जगह पे फार्मर ग्रो, कि किसान जो है वो ग्रो करते हैं, उगाते हैं क्रॉप आफ्टर क्रॉप, कि एक फसल के बाद में, उसको काटने के बाद में तुरंत दूसरी फसल को वहाँ पे बो देना। ऐसा नहीं कि एक फसल काट ली अब आपको दूसरे सीजन का इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो एक के बाद बैक टू बैक जो होती है फसलें लेते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट, जो फील्ड होती है, जो खेत होता है, नेवर यानी कभी नहीं, लेफ्ट यानी छोड़ा जाता है, अनकल्टिवेटेड, कि उसको बिना कल्टिवेट के यानी उसके अंदर कोई ऐसी फसल नहीं हो, ऐसा उसको छोड़ा नहीं जाता है। और फॉलो या बाद में उसको किया जाए, ऐसा कभी नहीं छोड़ा जाता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, कि आप इमेजिन यानी कल्पना करें, सोचिए कि जो मिनरल्स होते होंगे उस जमीन के, उनके साथ में क्या होता होगा। देखिए जितनी ज़्यादा एक के बाद एक आप न्यूट्रिएंट्स आप वहाँ पे क्या बोलते हैं फसल को आप किसान उगाएंगे तो उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को लगेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे कि ज़मीन के अंदर से कम भी होते जाते हैं, फार्मर अलग से भी ऐड करते जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है, जो फर्टिलिटी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, उसका जो होता है फर्टिलेशन, वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring is result in weak plants. हमने अभी ऊपर वाले यहाँ पे पढ़ा था, कुछ जगह पे इन सर्टन एरियाज फार्मर बैक टू बैक क्रॉप आफ्टर क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिस है कि एक के बाद एक फसल लेने से कंटिन्यूअस कल्टीवेशन यानी बार बार या लगातार प्रोडक्शन लेने की वजह से, ठीक है, द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर, कि जो फसल होते हैं वो जो होते हैं वो मिट्टी को पुअर कमज़ोर कर लेते हैं, ठीक है। इन द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन में से कम हो जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो डालते हैं, ऐड करना यानी क्या होता है यहाँ पे डालना, ठीक है, क्या, मैन्योर को, टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। किस लिए डालते हैं वो, टू रिप्लेनिश, कि जो कमी इसमें न्यूट्रिएंट्स की आई है मिट्टी के अंदर वो पूरी हो जाए, उसकी जगह पे हम अलग से डालते हैं ताकि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बनी रहें, ठीक है। दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को कहा जाता है मैन्योरिंग, इट इज़ कॉल्ड अ मैन्योरिंग। क्वेश्चंस आपके लिए बनता है यहाँ पर, व्हाट इज मैन्योरिंग, तो आपको आंसर ये देना पड़ेगा कि adding the manures in the field to replenish the soil with nutrients is the process is called the manuring, ठीक है, ये आप देना पड़ेगा आपको आंसर। improper और insufficient manuring results in weak plants, अब जो खेत होता है इसमें कितनी डालना चाहिए, देखिए इन सब का एक रेशो बना हुआ है कि आपका जैसे 10 एकड़ 5 एकड़ 50 एकड़ या बीघा के हिसाब से जो खेती है, आपने कितनी खेती में कितना प्लांटेशन किया है 1 एकड़ में, तो उस 1 एकड़ में हमें कितना मैन्योरिंग लगेगा इस प्लांट के लिए, ये किसान को पता होता है, तो वो उतना ही डालता है। ऐसा नहीं कि हम बस एक छोटा सा एक थैला भर के लिए आए और पूरे खेत में डाल दें, नहीं, ये कम होगा, ठीक है। कम भी ज़रूरत से कम भी आपको नहीं डालना है और ज़रूरत से ज़्यादा भी आपको नहीं डालना है। कम होगा तो क्या होगा कि प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो कम के कम रह जाएंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो जितनी आवश्यक है उतना ही वहाँ पर हमें देना पड़ेगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmer dump plants and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैन्योर क्या है, मैन्योर इज एन
organic substances obtained from the decomposition of plants और animal waste। कि मैन्योर जो होता है वो किसका बना होता है? मैन्योर वो होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है। प्लांट्स का वेस्ट क्या होता है कि प्लांट्स के टूटे हुए प्लांट्स के सूखे हुए पत्ते, ठीक है, फ्लावर, या प्लांट्स के डंडियाँ होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो छोटे छोटे बहुत सारे निकलते हैं खेतों में वो, ठीक है। या एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट क्या होता है कि उनका जो गोबर होता है, ठीक है, एनिमल का, जैसे भैंस का, गाय का, बैल का, या बकरियों का आप ले लीजिए, ठीक है, या भेड़ों का आप ले लीजिए। तो इनका जो गोबर होता है वो वेस्ट मटेरियल इन दोनों तीनों को मिला के, या हम कह सकते हैं कि सब्जियां जो हो गई, हरी वाली सब्जियां जो खराब हो जाती है उनको डाल के, ये यहाँ पर क्या होता है कि इनको डिकम्पोजिशन किया जाए। डिकम्पोजिशन यानी क्या, कि इनको सबको एक जगह पे रख के, इनको एक जगह पे इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ के या अलग से पड़े रहकर इनको एक तरह से डिकम्पोज, यानी उनको एक सड़ाया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, ओपन में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो तब इनको क्या करते हैं कि यहाँ पर डिकम्पोजिंग होने के बाद में कुछ समय के बाद में ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है। खाद में इन द सेंस कि मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फार्मर जो होते हैं, फार्मर डंप, डंप यानी क्या, इकट्ठा करना या खुले में एक जगह पे डालना, इसको बोलते हैं डंप। डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स। पिट्स यानी क्या होता है कि मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा वो करते हैं, या कि एक पक्का वाला सीमेंट और कंक्रीट का एक अलग से टंकी बनाते हैं, वो उसमें डालते जाते हैं एट ओपन प्लेसेस, खुली जगह में, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, किसके लिए, डिकम्पोज होने के लिए, सड़ने या गलने के लिए, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज, जो डिकम्पोजिशन होता है इस वाले वेस्ट में और उस पे प्लांट के वेस्ट में, बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं, जन्म लेते हैं खुले में उस मैन्योर के अंदर, जो डिकम्पोजिंग हम करवा रहे हैं उस सब्सटेंस के, तो वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए वो इनको खाते हैं, उसमें से निकलता है, ठीक है, और उसमें फिर एक बदबू आने लगती है। तो समझ में आता है कि इसको डिकम्पोज हो रहा है। तो कुछ या डेढ़ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए द डिकम्पोज्ड मैटर, तो डिकम्पोज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, से जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे। ऑर्गेनिक यानी क्या होता है, इसके अंदर किसी प्रकार के केमिकल्स नहीं मिक्स होते हैं। आपने देखा है कि इसमें हमने सिर्फ गाय पर या जो एनिमल्स है उनके है वो हमने प्लांट्स के सूखी पत्तियाँ वो हमने आप डाल दी, तो ये क्या हुआ कि सड़े, तो ये अंदर जो डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होते हैं, सेफ होते केमिकल्स, या फैक्ट्री में नहीं होता है, कोई भी आसानी से बना सकते से बन सकता है। इसके अलग कुछ have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग 6। आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्लास 6 में आपने, ठीक है, केचुए वाली खाद भी होती है, केचुओं को उसमें छोड़ा जाता है, खाद बन छोड़ दिया जाता है, वो भी होता है वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पर पेज 5 स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं, हम पेज नंबर 6। पेज नंबर पर जिस 1 पॉइंट, अभी आप याद रखिएगा कि हम जो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर है उसका अभी हम थर्ड वाला जो प्रैक्टिस है वही समझ रहे हैं, एडिंग मैन्यूअल्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड germinate them. Select 3 equal size seedlings. Take 3 empty glasses or seminal vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung
manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. फिगर 1.3a. हम फिगर को भी यहाँ पे आगे देखेंगे, पहले रीड कर लेते हैं. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth in figure 1.3b. पहले फिगर देख लेते हैं हम. यहाँ पे क्या दिया है, फिगर 1.3a में दिया है प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे देखिए, इन दो लड़कियां बैठी हैं. इन लोगों ने यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ तो भी ये मटेरियल पड़ा हुआ है पूरा का पूरा. और यहाँ पे जो है ये 1, 2 और ये 3 यहाँ पे इन्होंने कंटेनर लिए हैं और ये कुछ उसमें मिक्स कर रहे हैं, यानी प्रिपेयर कर रहे हैं एक तरीके से. अब हम इसी के नीचे जो सेकेंड वाली डायग्राम है, फिगर नंबर 1.3b का, ग्रोविंग सीडलिंग्स विद द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अब यहाँ पे देखिए, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 प्लांट्स यहाँ पे दिए हैं, कंटेनर दिए हैं. तीनों कंटेनर्स में कुछ प्लांट्स के पौधे उगे हुए हैं. आप गौर से देखेंगे तो तीनों में उगे हैं. ठीक है, अब ये कैसे हैं, क्या है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं. आप यदि घर पे इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं. क्या लिखा है यहाँ पर, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. कि मूंग या ग्राम यानी चने के बीज लीजिए और उनको जर्मिनेट कीजिए. क्या कीजिए, जर्मिनेट कीजिए. कैसे जर्मिनेट करेंगे, आगे देख लेते हैं. सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग. अब सीडलिंग क्या होते हैं आपको पता है, हमने अलग से नर्सरी में पौधे एक ट्रे में या एक जगह पे उगाए जाते हैं. ठीक है, तो वो एक ही साइज के होते हैं. तो उनको जो होता है फिर बाद में ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन फार्म में, खेत में. तो सीडलिंग आपको यहाँ पे बनाने हैं. मूंग या ग्राम के 3 पौधे आपको उगाने हैं. ठीक है, 3 एक ही साइज के, जो कि बराबर सेम आकार के हों. ठीक है, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस. अब आपको क्या करना है कि 3 ग्लास लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक के हो, कांच के हो या स्टील के हो, और सिमिलर वेसल्स, या एक जैसे कांच नहीं है तो कुछ यदि आपको डिस्पोजल्स मिल जाए या कटोरियाँ मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं. बस कोशिश कीजिए कि गहरे वाला हो, क्योंकि जब हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उनकी जड़ें जो होती है ज़मीन में गहरी जाती है. तो आप ऐसे कंटेनर लीजिए जो ऊंचाई में बड़े हो, लंबे हो. ठीक है, मार्क देम ए, बी एंड सी. और उन तीनों में क्या करें आप कि ए और बी और सी तीनों को आप नाम दे दीजिए, उनके ऊपर नंबर लिख दीजिए. टू ग्लास ए, जो ए वाला कंटेनर है, ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल. उसके अंदर क्या करें कि आप लिटिल, थोड़ी मात्रा में आप मिट्टी मिक्स करके रख दीजिए, विथ अ लिटिल काऊ डंक मैन्योर. और उसके साथ में क्या करें आप कि जो काऊ डंक का मैन्योर है वो आप उसमें मिलाइए मिट्टी में. ओके, मिला के आप रख दीजिए. इन क्लास बी, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल यूरिया. अब यूरिया क्या होता है कि यूरिया एक तरह से केमिकल का बना वाला एक वो होता है, खाद होती है जो कि खेतों में डाली जाती है. ठीक है, तो बी वाले में क्या करें कि आप मिट्टी के साथ में आप यहाँ पे यूरिया डालें. फर्स्ट वाले में, ए वाले में हमने क्या मिलाया था, उसमें मिलाया था हमने ये मैन्योर मिलाया था. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं. ओके, अब आगे देख लेते हैं. टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी. कि जो कंटेनर सी है हमारा, उसको भी आप लीजिए सेम मिट्टी के साथ में बराबर, विदाउट एडिंग, कि उसमें अब आप नहीं डालना है, ऐड नहीं करना है. क्या, एनीथिंग. एनीथिंग यानी क्या, यूरिया या मैन्योर, ये आपको उसमें ऐड नहीं करना. फिगर 1.3a हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि 3 आप ग्लास लीजिए, एक में आप मिट्टी डालिए, उसमें मैन्योर डालिए काऊ डंग का. दूसरे में आप क्या कीजिए, मिट्टी डालिए और उसमें यूरिया डालिए. तीसरे में आप मिट्टी लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें न तो मैन्योर आप डालिए काऊ डंग, न तो यूरिया आप डालिए. ठीक है, ये आपको करना है, प्रिपेयर करना है. ठीक है, नाउ pour the same amount of
वाटर इन ईच ग्लास। अब जो होता है कि आपको उस तीनों कंटेनर में सेम अमाउंट, सेम मात्रा में आपको उसमें पानी भी डालना है, पानी डालना है। एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, और जो सीडलिंग, जो हमने पौधे 3 अलग अलग छांट कर रखे थे जिनको उगाया था, वो 3 सीडलिंग लेकर आपको वो तीनों कंटेनर में उनको ट्रांसप्लांट कर देना है। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि किस तरह से आप करेंगे। देखिए मान के चलिए कि ये हमने कंटेनर लिए, ठीक है, ये 3 कंटेनर हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, इतना बड़ा कंटेनर है, ओके, तो इसमें आप मिट्टी कितनी डालेंगे इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिट्टी आप क्या करें, कम से कम इतनी आप उसमें फिल कीजिए, इतना। ओके, नहीं तो आप क्या करेंगे, इतनी ले लेंगे या इतनी ले लेंगे, तो इतनी और इतनी लेके काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके नेक तक लेना है, जिस तरह से आपके घरों में गमले होते हैं, ठीक है, उसमें भी मिट्टी क्या होती है, इतनी भरी हुई होती है, इतना सा ही वो ऊपर होता है। क्यों आपको करना है, ताकि आप इजीली इस कंटेनर में पौधे को आप यहाँ पर हल्का सा आप गड्ढा करके इसमें यहाँ पे लगा पाए, और इसकी जो बाद में रूट्स हैं वो यहाँ तक आगे तक जा पाए। यदि आप यहीं पर आप प्लांट को आप ग्रो करेंगे तो रूट्स यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और ये करने के बाद आपको एक चीज़ और करना है कि जो कंटेनर आपने लिए है, नीचे वाले जो ये हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको एक होल भी करना है, 1 2 या आप जितने चाहो छोटे छोटे होल यहाँ पे कर दीजिए, ताकि जो पानी आप डालें तो एक्सेस जो वाटर है वो इन छेद से बाहर बाहर की ओर निकल जाए। यदि ये नहीं निकलेगा तो मिट्टी गीली रहेगी, इसकी वजह से जो इसकी रूट्स हैं, जो पौधे की रूट्स होती हैं, वो धीरे धीरे सड़ने लगती है, उनके अंदर फंगस लगने लगती है और बीमार फिर हो जाएंगे और वो प्लांट्स मर जाएंगे। तो जो एक्टिविटी आपको करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताई गई है, ये प्रिकॉशंस आप थोड़ा सा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कीप, उसमें आपको सीडलिंग जो आपने अलग से पौधे लिए थे वो आपको यहाँ पर अब ऐड लगा देना है। कीप देम इन सेफ प्लेस, अब उन जो तीनों कंटेनर्स को है आपको एक सुरक्षित जगह पे रख देना है। सेफ प्लेस यानी क्या, सुरक्षित जगह। एंड और वाटर देम डेली, और उनको आप डेली, रोज सुबह या शाम जितना आवश्यक है उतना ही आप उसमें पानी दीजिए या छिड़काव करें। ठीक है, स्प्रेयर करें आप या उसको आप पानी पोर करें। आप ज़्यादा भी जोर से उसके ऊपर एकदम से ढेर सारा पानी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, वरना वो पौधे अंदर ही वो डैमेज भी हो सकते हैं। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और 7 से 8-10 दिनों तक आप ये लगातार कीजिए, उसको सुरक्षित जगह पे रखिए, पानी दीजिए और उनको देखते रहिए। ठीक है, और 7 से 10 दिनों के बाद में वो जो आपने पौधे लगाए थे उन तीनों की ग्रोथ यानी कितने बड़े हुए हैं वो, ये देखने की अब आप नोटिस कीजिए, देखिए आप। तो ये हमने यहाँ पे एक्टिविटी की है यहाँ पर। अब नीचे इसके बारे में कुछ लिखा गया है, वो अब हम देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि ये यहाँ पर बताया गया कि आपने वो समझ लीजिए कि एक्टिविटी कर ली है। अब एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या समझ में आया है ये आप जानते हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो प्लांट्स के बारे में दी गई जानकारी वो में पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ है। चलिए, did plants in all the glasses grow at the same pace? यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्लांट्स है, डिड प्लांट्स इन द ऑल ग्लासेस, कि जो जितने भी सभी ग्लासेस थे या कंटेनर थे, ग्रो एट द सेम पेस, कि वो सेम बराबर एक ही मात्रा में, एक ही ऊंचाई पर, एक ही तरह से हेल्दी हैं, एक ही तरह से उगे या नहीं उगे। विच ग्लास शोड विच ग्लास शोज बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि उनमें से जो तीनों प्लांट्स में से तीनों के जो कंटेनर है उसमें से कौन सा पौधा जो है वो आपको हेल्दी, बड़ा और अच्छा दिख रहा है, कि जिसकी ग्रोथ है जो अच्छी हुई है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेड, और किस प्लांट में, किस कंटेनर में जो पौधा है उसकी ग्रोथ फास्ट हुई है, जल्दी हुई है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर
रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि हमने जो ये एग्जाम्पल किया है यहाँ पे, ओके, मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि आपने क्या किया था कि आपने 3 कंटेनर लिए थे, तीनों में आपने मिट्टी डाली, एक में आपने काऊ डंग को डाला था मिट्टी के साथ में, एक में आपने क्या करा था कि जो फर्टिलाइजर्स थे लाइक यूरिया है वो आपने डाला था, और तीसरे में आपने कुछ नहीं डाला है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों कंटेनर्स में से 7 से 10 दिनों के बाद में कौन सा प्लांट जो है वो हेल्दी दिखा और कौन सा प्लांट जो है जिसकी ग्रोथ जल्दी हुई। अब आपने ए में क्या डाला था, मैन्योर डाला था, 2 में आपने फर्टिलाइजर यानी यूरिया डाला था, 3 में कुछ नहीं डाला था। तो यहाँ पे द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated, that is follow in between two crops. अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या कि जो बने हुए हैं फैक्ट्रीज में केमिकल के रूप में, ठीक है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक फार्मर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यानी फसलों की पैदावार अपने खेत में ले पाए ऑफ क्रॉप्स की, सच एज कौन से क्रॉप्स, जैसे कि वीट गेहूँ, पैडी यानी हम चावल, एंड मेज और मक्का, और भी दूसरे कई ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये सस्ते मिलते हैं और इनको हमें बनाना नहीं पड़ता, रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में। और जहाँ मैन्योर की बात आती है तो उनको हमें बनाने में महीने भर तक की मेहनत, 1 महीने तक की मेहनत लगती है, ठीक है। कलेक्ट करो, फिर उसे लाओ, ठीक है, फिर से ट्रांसपोर्ट करो, उसके लिए जगह चाहिए। तो जो लोग पसंद करते हैं मैन्योर्स, ठीक है, तो वो लोग मैन्योर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो फार्मर्स जिनको वो नहीं चाहिए होते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स को ही वो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। चलिए, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यूज, इनका यदि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ठीक है, बार बार इन्हीं का यूज़ हम करते रहे, मैन्योर को कभी हाथ नहीं लगाया, हमेशा जब भी हम कोई प्लांट को ग्रो करते हैं, खेत में फसल लेते हैं, तो हम इनका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हैज़ मेड, जो बनाती है, क्या बनाती है, द सॉइल लेस फर्टाइल। फर्टाइल यानी इसका मतलब होता है उपजाऊ। जो हमारे खेत होता है, खेत की जो ज़मीन होती है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है इसको धीरे धीरे कम कर देती, क्योंकि केमिकल्स हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स क्या होते हैं कि जैसे हम इसकी छिड़कते हैं या इसको फैलाते हैं खेत में, तो इनसे तो कुछ हमें यानी खेतों को खाद तो मिल रही है, इनको न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व तो मिल रहे हैं, लेकिन इसमें केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स पानी में मिलकर ज़मीन के साथ साथ ज़मीन के अंदर भी जाते हैं, और ज़मीन के अंदर जाके वो जो वाटर सोर्सेस होते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से वाटर पोल्यूशन भी इनके जरिए क्रिएट होता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन का भी काम करते हैं फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स में ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी, इसलिए कि जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन की उसको मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए सॉइल की, ठीक है, वी हैव टू, कि हमें चाहिए सब्स्टिट्यूट, हमें उसका एक क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूट चाहिए, कि उसके अलावा कोई सेकेंड ऑप्शन जिसको हम बोल सकते हैं वो। तो फर्टिलाइजर्स का सब्स्टिट्यूट हमें यहाँ पर चाहिए विथ कौन सा, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ठीक है।
ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमने काउ डंग्स और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से हमने बनाए थे, ठीक है। और या लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, दैट इज फॉलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। या तो फिर आप उसमें फर्टिलाइजर्स के साथ साथ में ऑर्गेनिक मैन्योर्स का भी साथ साथ में यूज़ करते जाइए यदि आपको बैक टू बैक क्रॉप प्रोडक्शन करवाना है, फसल लेनी है तो। या तो आप जो है, जो खेत है आपका, उसको बैक टू बैक क्रॉप आफ्टर क्रॉप कि एक फसल काटने के बाद तुरंत दूसरी फसल हमें नहीं बोनी चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए कि हमें एक सीजन तक, यानी आने वाले 2-3 महीनों तक या 3-4 महीनों तक उसको वैसे ही बैरल छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। देन फिर उसके ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर है, फिर पानी आ जाएगा तो वो वॉश आउट हो जाएगा। तो कई सारे ऐसे चीज़ें होती है जिनकी वजह से हमें ये बैरल छोड़ देना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि उसके बाद में उसका यूज़ करना चाहिए, बैक टू बैक उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil nutrients. यूज ऑफ, इसके यूज करने से, मैन्योर का यूज करने से क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव, बढ़ाता है। इम्प्रूव का मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाता है? सॉइल, मिट्टी की क्या बढ़ाता है? टेक्सचर। मिट्टी यानी क्या कि जो मिट्टी का जब हम उसको हाथ में लेते हैं, ठीक है, तो जब उसको स्पर्श करते हैं तो मिट्टी हमें बड़ी अच्छी लगती है। उसका एक टेक्सचर या उसका दरदरापन कह सकते हैं, या उसकी भीनी भीनी खुशबू हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो मिट्टी का टेक्सचर होता है उसको वो मेंटेन रखती है, उसको बढ़ाती भी है, इम्प्रूव करती है। उसके साथ साथ में एज वेल एज, यानी साथ साथ में और भी कोई दूसरे बेनिफिट्स वो देता है। क्या देता है? इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, कि जो मिट्टी है उसमें पानी को होल्ड करने की, नमी बनाए रखने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, कैपेसिटी यानी क्या? क्षमता, ठीक है, कि जो क्षमता है उसको बनाए रखता है या उसको बढ़ाता है। तो मैन्योर का यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि वो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, और सेकंड ये है कि वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है? मिट्टी में रिप्लेनिश करता है, यानी क्या करता है कि वो भर देता है, जमा कर देता है। जो न्यूट्रिएंट्स खाली हो जाते हैं उनको दोबारा से वो उसी मिट्टी में भर देता है, जमा कर देता है। द सॉइल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट से भर देता है। तो यहाँ पे मैन्योर के जो 3 फायदे में यहाँ पे बताए गए हैं वो क्या है? ये सॉइल का जो है टेक्सचर इंप्रूव करता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसकी, और साथ ही साथ में ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश, यानी न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देता है सॉइल के अंदर। अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops different crops alternately. Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. This helped in replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खेत की ज़मीन के अंदर, यानी फील्ड की जो हमारी सॉइल होती है, उसमें एक और दूसरी मेथड है, ठीक है। हम तो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होते हैं उनको तो डालते हैं, तो ये फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड वाली मेथड्स के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। क्या है वो मेथड? अनदर, यानी दूसरी मेथड के बारे में, कि वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप का जो रोटेशन है उसको करना। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि मान के चलिए कि एक ये पूरा खेत बना हुआ है, ठीक है, और इस खेत में आपने इस बार में यहाँ पे गेहूं की फसल उगाई, ठीक है, ओके, गेहूं की फसल उगाई। तो आप अब इसके बाद में दोबारा गेहूं की फसल मत उगाइए। आप क्या करें कि दूसरे कोई जो अनाज है या वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनकी आप यहाँ पर अब आप क्या करें कि फसल लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रोटेशन होगा वो बन जाएगा, कि क्रॉप रोटेशन। या आपको एक ही एक फसल वहाँ पे उगाते नहीं रहना चाहिए, आपको बदल बदल के
फसलें वहाँ पे उगाते रहनी चाहिए। तो आमतौर पे किसान ये करते ही हैं, प्रैक्टिसेस में ये आता ही है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सा हमारा जो इंडिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में कि हमारा जो इंडिया है काफ़ी बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो कई जगह ऐसे हैं, कई रीजन्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे एक ही एक फसल थ्रू आउट द ईयर वो लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यदि महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में केले की फसल ली जाती है, ठीक है। तो केले की फसल वो साल भर तक उसी को लेते हैं, उसको वो पौधे खत्म होने के बाद दोबारा से उसी के पौधे लगाते हैं। यानी वहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का, दूसरे ये नहीं लगाएंगे। वो क्या करेंगे कि बस केले ही केले उगाएंगे। तो ये क्या हो गया कि थ्रू आउट द ईयर वो केले ही केले की खेती वहाँ पर कर रहे हैं। और भी आप यदि आगे देखेंगे तो गन्ने की खेती होती है, यहाँ पे शुगर मिल्स वगैरह होती है। वहाँ के किसान क्या करते हैं कि शुगर मिल में कंटिन्यूस सप्लाई के लिए या वहाँ पे ज़्यादा डिमांड के लिए या वहाँ की मिट्टी उस चीज़ के लिए उपयोगी होने की वजह से वो गन्ने ही गन्ने यानी शुगर केन की खेती करते। थ्रू आउट द ईयर वो शुगर केन को ही वहाँ पे उगाते रहते, दूसरी कोई फसल वो नहीं लेते। इसी तरह से कपास का भी हो गया, ठीक है। कपास खैर हमने तो अभी देखा था कि रबी के इसमें आता है वो। इसी तरह से दूसरे जो क्रॉप्स होते हैं वही वो वहाँ पर उगाते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको बदल बदल के करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिसेस जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। चलिए, तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली यानी क्या, बदल बदल के एक दूसरे के अलावा। अर्लियर पहले फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया, जो फार्मर्स होते थे वो नॉर्थन इंडिया में यूज टू ग्रो, वे ग्रो करते थे लिग्यूम्स एज अ फॉडर, ठीक है, इन वन सीजन। लिग्यूम्स क्या होते थे, ये एक चारे का प्रकार है, घास का प्रकार है, पत्ते जो होते हैं उसके, एज अ फॉडर यानी क्या होता है कि वो जो जानवर होते हैं उनके लिए फॉडर होता है, यानी उनके लिए खाना पीना जो होता है, जैसे घास हो गया, चारा हो गया, ठीक है। तो वो उनके लिए इसका यूज़ करते थे मेन क्रॉप्स के बाद में, ठीक है, इन वन सीजन। एंड व्हीट और गेहूं इन द नेक्स्ट सीजन, और दूसरे सीजन में वो क्या करते थे कि जो नेक्स्ट सीजन है उसमें गेहूं या दूसरे जो भी सीजनल होते थे वहाँ पे वो करते थे। दिस ये हेल्प करता था इन द रिप्लेनिशमेंट, बदलने में या इम्प्रूव करने में, ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे क्या होता था कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो लेवल होता था वो बढ़ जाता था। नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी होता है ये आपने लास्ट ईयर की क्लासेस में सीखा है प्लांट्स के चैप्टर में, ठीक है, कि नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। आगे देखते हैं, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज, आजकल के जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीइंग एनकरेज यानी क्या, प्रोत्साहित किया जा रहा है, टू एडॉप्ट, अपनाने के लिए, दिस प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस है किसकी प्रैक्टिस, क्रॉप रोटेशन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चंस आ सकता है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रॉप रोटेशंस। तो आपको इस पैराग्राफ में जो जरूरी है वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पर 6 वाले पेज का ये हमारा लास्ट वाला है पैराग्राफ। In the previous classes, you have learnt about Ribosodium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. अब आप लोगों ने 7th क्लास में प्लांट्स के बारे में आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने ये एक टर्म आई होगी, बैक्टीरिया का नाम आया होगा, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं जो प्लांट्स होती हैं, सभी तरह की प्लांट्स, उन प्लांट्स के रूट्स में होते हैं, ये रूट्स के पास होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे ये होते हैं ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। दे फिक्स, ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, किसको लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है कि हमारे हवा में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है
उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करके ये लोग क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया, ये अपने अंदर से फिर एक चिपचिपा सा पदार्थ निकालते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होता है, ठीक है। तो वो वहीं पर जड़ों में होने की वजह से फिर ये पानी में जाता है या वो चिपचिपा होता है, तो जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो वो नाइट्रोजन मिक्स वाला जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वाटर वाटर या वाटरी सब्सटेंस होता है, वो प्लांट्स की जड़ों के अंदर जाके वो स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से फिर वो नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज का जो वीडियो है इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड के लिए, इसके हमने पेज नंबर 4, 5, 6 इसका आज हमने स्टडी किया है, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये तीनों चैप्टर्स को एक बार रीड कीजिएगा, आप रीड करें। मैं एक बार आपको फिर से ये पेजेस बता देता हूँ कि हमने आज क्या क्या देखा है यहाँ पर। देखिए, हमने ये देखा था, होए देखा था, होए से शुरुआत की थी हमने, ठीक है। फिर हमने ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़े, फिर हमने उसके बाद में कल्टीवेटर, ठीक है, फिर सोविंग के बारे में हमने पढ़ा। ट्रेडिशनल टूल्स आ गए यहाँ पे, दो तरह के ट्रेडिशनल टूल्स देखे हमने। एक तो ये देखा सीड, ये देखा हमने ये सोइंग का टूल देखा हमने, फिर उसके बाद सीड ड्रिल हमने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद में हमने और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखी है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये थर्ड वाला जो बेसिक प्रैक्टिस है वो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। फिर हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उनके बारे में करे, कुछ एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है, वो आप घर पे यदि आपके समय मिले, आप यदि करना चाहे तो उसे कीजिएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अभी हमने जस्ट एंड किया है, ठीक है। अब बहुत जल्दी मिलेंगे हम नए वाले वीडियो के साथ में, जिसमें हम आगे के जो पेजेस हैं इस चैप्टर के 7, 8 और 9, ये 7, ये 8 और ये जो 9 वाला है पेज, इसको हम करेंगे, और साथ में फिर ये 3 पेज या आगे के यदि होगा तो वो हम करने की कोशिश करें। बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप स्टडी कीजिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो और जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स हो आपके तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लास 8 के उनको शेयर करें, उनको बताएं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।